Hello students, welcome to the Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir and today I am to start a poem from class 10 and the poem is Amanda. ठीक है, आज मैं क्लास 10 का एक पोएम एमेंडा स्टार्ट करने वाला हूँ. ये पोएम एक एडोलेसेंट एज के बच्चे के बारे में है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है सभी किशोरावस्था के बच्चे को. ठीक है, जो किशोरावस्था में जब कोई पहुँचता है तो क्या होता है कि उसके एक मेंटल और फिज़िकल ट्रांजिशन आता है. ठीक है, जब वो थोड़ा सोचने लगता है, विचारने लगता है, वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को देखता है और हर बात पे, हर विचारों पे उनका एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्टिव भी होता है. और जिस रिएक्शन के कारण, हालांकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, इतना सारा अनुभव नहीं होता दुनिया का कि हमारा रिएक्शन सही है या गलत है, लेकिन वो रिएक्शन उसका आता है और फिर वो उस रिएक्शन के तहत अपना बिहेव भी करता है. ठीक है, तो इसमें एक एमेंडा नाम की लड़की है जो 13 ईयर्स की है. ठीक है, उसकी माँ उन्हें अक्सर मना करती रहती है कि ये ना करो, ठीक है, ये करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जो हर माँ अपने बच्चे को कहती है इस एज में कि वो उसकी भलाई के लिए कहती है, उन्हें एक डिसिप्लिन देती है, एक तरीका बताती है. लेकिन एमेंडा को वो लगता है कि मेरी माँ मेरी जो स्वतंत्रता है उसमें इंक्रोचमेंट कर रही है, उसमें हस्तक्षेप कर रही है. फिर वो हर बात जो उसकी मम्मी कहती है, उसकी माँ कहती है, उसके रिएक्शन में एक कल्पना करती है वो. ठीक है, और सोचती है काश ऐसा होता तो शायद ये सुनना ना पड़ता, ऐसा झेलना नहीं पड़ता. ठीक है, तो इस पोएम में हम लोग लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन में उसको जानेंगे. लेकिन पोएम में हम लोग लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन में आए, उसमें जो पोएटिक डिवाइसेस हुआ है उसके बारे में जाने. इससे पहले हम लोग डिफ़िकल्ट वर्ड्स इस पोएम का जान लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगी जब आप स्वयं बाद में पढ़ोगे, तो अगर कहीं भूल जाते हो. चलिए हम लोग देखते हैं. यहाँ पे मैं हिंदी में इंग्लिश में लिख रखा है वर्ड मीनिंग्स को, हिंदी भी बताता हूँ, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके. ये एमेंडा पोएम है, पोएम नंबर 6, और ये रॉबिन क्लिन के द्वारा लिखा गया है. ठीक है, पहले हंच क्या होता है? टू बेंड द अपर बॉडी फॉरवर्ड, माने जैसे शरीर का ऊपरी भाग को यूँ झुकाकर, अभी कोई चलता है नहीं है, कोई खड़ा है या बैठा है इस तरह से, तो इसको कहते हैं हंच. ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग को आगे तरफ झुकाए रखना, उसको हंच कहते हैं. ठीक है, फिर स्लाउचिंग मतलब होता है कि अनमने ढंग से, लेजीली मतलब आलसी की तरह मूव करना, चलना. ठीक है, जैसे कोई उठने के लिए बोले, बड़ा आलसी की तरह उठ रहे हैं, मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे है कि स्लाउचिंग, टू मूव लेजीली. फिर है लैंग्विड मैंने रिलैक्स, बड़ा शांत. ठीक है, मैंने आराम की अवस्था में जिसको कह सकते हैं. फिर है ड्रिफ्टिंग मतलब होता है कि धीरे धीरे मूव करना, जैसे पानी में धारा बह रही है, उस धारा में बैठे हैं और वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो उसको ड्रिफ्टिंग कहते हैं. बात समझ में आ रही है? स्लो मूविंग, यहाँ मूविंग स्लोली, तो खासकर ये पानी की बात है, पानी के ऊपर. फिर है पैटर्न मीन्स यहाँ पे इस पोएम में है कि विभिन्न तरह की आकृति बनाना. ठीक है, पैटर्न बनाना. फिर है हस्ट, शांत, जैसे किसी को कहते हैं ना चुप रहने के लिए, तो ये हस्ट मतलब क्वाइट, शांति की बात है. बेयर मीन्स अनकवर्ड, टू एक्सपोज मतलब दिखाना, खोलना, उसको बेयर कहते हैं. फिर है मूडी. ठीक है, मूडी मतलब होता है दुखी होना, ग्लूमी. ठीक है, अनकम्फर्टेबल होना. फिर है ट्रैंक्विल मतलब होता है काम, शांत. ठीक है, फिर है शल्किंग मतलब फिर वही दुखी होना. ठीक है, परेशान होना. फिर है नैग्ड मतलब नेग मतलब डांटना होता है, या पास्ट टेंस है. ठीक है, स्कॉल्डेड उसका इंग्लिश मीनिंग है. फिर एक्नी मतलब स्किन में जो टीनेजर को खासकर जो पिंपल्स आता है ना, वो देखेंगे आप फुंसी टाइप के चेहरे पर, उसको एक्नी कहते हैं. ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे इस लेसन के. इस लेसन में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, जैसे एनाफोरा है, एजोनेंस है, एलिट्रेशन है, मेटाफर है, जो हम लोग पोएम पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं उसको. फिर इसमें राइमिंग स्कीम भी है. ठीक है, तो चलिए लाइन वाइज समरी और एक्सप्लेनेशन में आते हैं हम लोग. पहले
एक्चुअली पिछले कई दिनों से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, जिसके कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसके लिए सॉरी। और आज भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं सोचा कि एक लंबा गैप हो जाएगा, फिर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, तबीयत अभी भी ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगर एक पोएम भी कम से कम हो जाए तो वो कम से उतनी की तैयारी वो कर लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग पोएम में। एमेंडा। ठीक है, एमेंडा भी मैं बताया कौन है। एक लड़की है 13 ईयर्स की। ठीक है, उसमें और उसकी माँ उसको क्या कहती है, सुनिए। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा। ठीक है, कि एमेंडा अपनी नाखून को दांतों से मत काटो। हम लोग कहते हैं ना, माँ कहती है बच्चे को कि आदत होता है बच्चे को कि वो नाखून जो है मुंह में भर रहा है, दांत से वो नाखून काट रहा है, तो उसमें जो गंदगी होती है मुंह में चला जाता है। तो माँ स्वाभाविक है कि वो बोले कि ऐसा ना करो एमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, अपने कंधे को हंच, अभी मैंने बताया था यहाँ कि डोंट हंच योर शोल्डर एमेंडा, इस तरह से नहीं करो। वो शरीर अभी से ऐसे करोगे तो तुम्हारा शरीर का आकृति उस तरह से हो जाएगा, एक स्वभाव बन जाएगा वैसे करने का, अच्छा नहीं दिखोगे। तो एक लड़की है और वो माँ है, तो वो माँ उसकी भलाई के बारे में सोचती है। ठीक है, स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, और इस तरह से क्यों धीरे धीरे मूव आलसी की तरह मूव करते रहती हो, सीधा बैठो। और सीधा बैठना चाहिए, पोस्चर अगर सीधा होता है तो क्या होता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होती है, नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो बेटर होता है, एनर्जी का, और ऐसे स्पिरिचुअली बहुत सारी एनर्जी का मूवमेंट होता रहता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से, तो वो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो वो अच्छा है। तो माँ उसके लिए बताती है, लेकिन वो क्या सोचती है इसमें। ठीक है, उसके रिएक्शन में वो क्या सोचती है, देखिए। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमेरल्ड सी। ठीक है, देयर इज़ अ लैंग्वेज एमेरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट्स इज मी, ए मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। उसको बुरा लगता है, माँ कहती है वैसा, तो कहते मैं बेकार यहाँ आ गई। कभी कभी तो बच्चे कह भी देते हैं कि बेकार आप तुम्हारे घर में पैदा हो गई मैं। ठीक है, तो वो कहती है कि देयर इज़ अ लैंग्वेज, एक शांत समुद्र है। एमेरल्ड एक जेम्स स्टोन होता है। ठीक है, जेम्स स्टोन होता है ग्रीन कलर का। तो कहता है कि एक शांत एमेरल्ड सी है, एमेरल्ड कलर का, एमेरल्ड सी मतलब एमेरल्ड का जो कलर होता है उस कलर का पानी है, और शांत समुद्र है वो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, और उसमें इकलौता उस समुद्र में रहने वाली प्राणी मैं हूँ। ठीक है, और मैं किस रूप में हूँ, अ मरमेड। मरमेड एक इमेजिनरी क्रीचर है जिसके आधे भाग मछली का होता है नीचे का, ठीक है, लोअर पार्ट, और ऊपर अपर पार्ट उसका जो होता है बॉडी का, वो क्या होता है, एक फीमेल का होता है, एक वुमेन का होता है। ठीक है, एक वुमेन का अपर पार्ट बॉडी का, और नीचे मछली का शरीर, यानी मनुष्य और मछली का दोनों का मिला जुला जो शरीर होता है, काल्पनिक आप स्टोरी वगैरह में सुने होंगे, उसको कहते हैं मरमेड। ठीक है, जलपरी जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं। तो कहता है कि अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कहता है वही सोचती है कि काश मैं यहाँ ना होकर एक ऐसा समुद्र होता, ठीक है, जो इमेरल्ड कलर का होता, और उसमें मैं अकेली होती पानी के धारा के साथ, और मैं मरमेड होती और उसमें धीरे धीरे मूव करती रहती। वो एक ड्रीम कर रही है वो, हालांकि वो माँ है, मम्मी है, तो उसका जवाब नहीं देती है, लेकिन उसका अंदर से गुस्सा आता है, इमोशन उसका रिएक्टिव इमोशन है। ठीक है, फिर उसकी माँ कहती है, अब देखिए इस स्टेंजा में हम लोग राइमिंग स्कीम को करते ही चले, तो इसमें क्या होता है, एमेंडा एमेंडा, तो एमेंडा लास्ट वर्ड जो है लाइन का, एमेंडा है। ठीक है, तो एमेंडा दोनों, देखिए ए अगर मानेंगे तो ये भी ए होगा। ठीक है, तो ए और उसके बाद देखिए स्ट्रेट यहाँ अलग है, बी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर एमेंडा है, तो क्या हो गया, फर्स्ट ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, बात समझ में आ रही है। तो ये इसके क्या हो गए, उसके क्या हो गए, राइमिंग स्कीम हो गया। ठीक है, इसका राइम स्कीम ए बी ए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें भी जो आप इसको नहीं देखेंगे,
तो फर्स्ट स्टेंजा मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेंजा का हर स्टेंजा वाइज मैं बताऊँगा। वहाँ पे हो सकता है गलत है मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम क्या हो गया, AABA, ठीक है। अब देखिए इसमें एनाफोरा भी है, आगे मैं बताऊँगा। मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ मैं कि कोई पर्टिकुलर फ्रेज़ का अगर 2 और मोर देन 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स में, लगातार वाले लाइन्स में अगर रिपीट होता है, जैसे डोंट बाइट, तो जैसे डोंट है फिर डोंट है, ठीक है। डोंट बाइट, डोंट हंच, तो 2 में डोंट का प्रयोग आया है ना। तो कोई फ्रेज़, कोई एक्सप्रेशन, कोई वर्ड अगर रिपीट होता तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट थर्ड स्टेंजा में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, कि एमेंडा तुमने होमवर्क अपना कर ली। डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, क्या तुम अपना कमरे को साफ़ कर ली, ठीक है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ एमेंडा, मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते को भी साफ़ कर लो, ठीक है। ये उसकी माँ कह रही है। अब उसको लगता है कि ये बड़ी को डांटती रहती है हमेशा, ठीक है। वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर वो क्या सोचती, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ठीक है। मैं एक अनाथ हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा भाव ये है कि काश मैं अनाथ होती, मेरी माँ बाप नहीं होते तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं सड़कों में टहलती रहती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट, ठीक है। मैं चुपचाप बेयर फीट से, हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, ठीक है। पोएम को इस तरह पढ़ते हैं, आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। कहते मैं एक ऑर्फन होती, ऑर्फन मतलब अनाथ बच्चे जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, सड़कों पर घूमती रहती, ठीक है। रोमिंग मैंने जिधर तिधर, बिना कोई गाइडेंस के, बिना कोई नियंत्रण के, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, जो धूल होते हैं, ठीक है। सॉफ्ट मैंने जो छोटे मैंने छोटे छोटे कण वाले जो धुलकन रोड सड़कों पे नहीं होते हैं, कच्चे रोड में अगर आप देखते होंगे या कभी चले होंगे तो बड़ा सॉफ्ट लगता है वो। वही कहता है मैं अपने चुपचाप अपने पैरों से उसके पैटर्न बनाती, विभिन्न तरह के आकृतियाँ बनाती, और शांति होता है ना, साइलेंस होता है, वो बहुत कीमती होता है। गोल्डन से यहाँ बहुमूल्य से है, वैल्यूएबल से है, ठीक है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता होता है बहुत आनंददायक होता है। ये तो माँ हमेशा डांटती रहती है हमको, अच्छा होता कि मेरी माँ नहीं होती, ठीक है। ये किसका तात्पर्य है, एमेंडा का। आगे उसकी माँ फिर कहती डोंट ईट द चॉकलेट एमेंडा, ठीक है। डोंट ईट द चॉकलेट एमेंडा, एमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी एमेंडा, याद करो तुम्हारे जो पिंपल्स हो गए थे स्किन में, तुम्हारे फेस में, ठीक है। होता है ना कि ज़्यादा मीठा खाता है बच्चे तो उसको मना करते हैं कि पिंपल तुम्हारे था, वो याद करो वो ठीक हुआ है, अभी फिर खाओगे चॉकलेट फिर से हो जाएगा वो, ठीक है। वही कहता है कि रिमेंबर योर एक्नी एमेंडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो मेरे तरफ देखोगी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये कौन कर रही है, उसकी माँ कह रही है, ठीक है। अब इसके रिएक्शन में वो क्या सोचती है, देखिए इस बात पे क्या सोचती है एमेंडा, क्या रिएक्शन उसका होता है। आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इज इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। यहाँ पे रेपुंजल एक फेरी है, परी है, जिसको एक विच, ठीक है, एक जादूगरनी उसको एक टावर में कैद कर लेती है, ठीक है। और रेपुंजल जब बाल बाहर करती है, ठीक है, तो उसी को पकड़ के वो जादूगरनी टावर पर चढ़ती है। तो ये कह रही है कि मैं उस रेपुंजल की तरह उस टावर में अकेले रहना चाहूँगी, ठीक है। आई एम अ रेपुंजल, आई हैव नॉट केयर, क्योंकि वहाँ किसी चीज़ की कोई केयर नहीं है, ठीक है। आई हैव नॉट अ केयर मतलब वो चाहती है कि बिल्कुल लोनली, शांत, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो इतना इरिटेटेड है, उसको लगता है हर बात पे माँ टोकती है, हर बात पे डांटती है, तो वो एक बहुत ज़्यादा फेडअप है, इरिटेटेड है, दुखी। ऐसे वो चाहती है कि मुझे कोई जादूगरनी इस तरह से टावर में ले जाके कैद कर ले,
वहाँ मैं बिल्कुल शांति से रहूँगा और रहूँगी, और मैं अपने बाल भी बाहर नहीं करूँगी ताकि उस विच के तरह मेरी माँ भी वहाँ ऊपर आ पाए। ठीक है, वही कहती है आई एम अ रेपुंचल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर। कहता है कि वो जो लाइफ वहाँ होगी ना उस टावर में बिल्कुल ट्रैंक्विल, शांत होगा, और रेयर, ऐसा शांतिपूर्ण जीवन कहीं दूसरी जगह नहीं हो सकते। रेयर मीन्स एकदम नहीं के बराबर, कहीं दूसरी जगह जो वो होगा, अकेला, इकलौता वैसा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और निश्चित रूप से मैं कभी बाल बाहर नहीं करूँगी। ठीक है, अपने ब्राइट हेयर को बाहर नहीं करूँगी कि उस बीच के तरह मेरी माँ टावर में आ जाए। ठीक है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। फिर उसकी माँ कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। मैंने सल्किंग का मीनिंग लिखाया था आपको, क्या होता है, टू बी अपसेट। उसको डांटती है फिर उसकी माँ, जब वो कोई सिर्फ जवाब नहीं देती है, ये जितने भी रिएक्शन उसके हैं उसके अंदर ही रहता है, अंदर ही अंदर वो गुस्से में है, इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा फेडअप, और ऐसा सोचती है। कहते स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, कि हमेशा इस तरह से दुखी मत रहो अमेंडा। ठीक है, यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा तुम दुखी रहती हो इस तरह से अमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी सोचेगा कि हमेशा मैं तुमको डांटती रहती हूँ अमेंडा। ठीक है, वही कहती है स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमेंडा। ठीक है, कि कोई भी सोचेगा कि मैं हमेशा डांटती रहती हूँ, हमेशा दुखी क्यों रहती हो, हमेशा अपसेट इस तरह से क्यों रहती हो। ठीक है, ये कौन कह रही है, उसकी माँ। तो एक इसमें क्या है कि जो साधारण तौर पर माँ जो होती है, जो भी पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चे की भलाई के लिए, उसको डिसिप्लिन में डालने के लिए, क्योंकि उस एज में जब कोई भी एडोलेसेंट एज में पहुँचता है तो उसके एक बायोलॉजिकल चेंजेस भी बॉडी में आता है, एक उसके साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आता है, मेंटल चेंजेस भी आता है। तो सबको कंट्रोल करना वो उसके लिए बस की बात नहीं होती, इसलिए वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, बहुत ज़्यादा जज्बाती जिसको कह सकते हैं, वो भावनाओं में ज़्यादा रहती है। फिर है कि अगर माँ बाप को लगता है कि अभी बिगड़ ना जाए, ऐसा ना करे, इसके लिए नुकसान होगा, इसलिए वो करती है। वो मना करने की बात ही, वो डांटने की बात, मना करने की ही बात है, वो समझाने की बात है, वो डांटने की बात नहीं रहती। लेकिन बच्चे को लगता है माँ मुझे डांट रही है, पिताजी मुझे डांट रहे हैं। ठीक है, तो वो अवस्था वैसी होती है। तो एक यहाँ पे एमेंडा के द्वारा एक एडोलेसेंट एज के बच्चे को रिप्रेजेंट किया गया है इस पोएम में, और उसके किस तरह की भावनाएं होती है, इसलिए ये लेशन भी है पेरेंट्स को। इसलिए इस एज में बच्चे को डांटने और कुछ कहने से पहले बहुत सारा विचार कर लेना चाहिए कि ये किस तरह से उसके प्रति, बातों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया रखती है और रखता है, और फिर उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो ये पोएम यहाँ ख़त्म होता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो पहला एनाफोरा जो मैंने बताया था, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में ही देख लीजिए, फिर आपका थर्ड स्टैंजा में भी है, जैसे डोंट बाइट योर नेल अमेंडा। तो किसी वर्ड को, किसी फ्रेज़ को या किसी एक्सप्रेशन को जब 2 या 2 से अधिक लाइन में रिपीट करते हैं, ठीक है, व्हेन एनी वर्ड, फ्रेज और एक्सप्रेशन इज रिपीटेड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव लाइन, तो जो कंसेक्यूटिव लाइन्स में अगर वो रिपीट होता है तो वो क्या कहलाता है, एनाफोरा कहलाता है। फिर है एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ अ वावेल साउंड, ठीक है, रिपीटेशन ऑफ वावेल साउंड 2 और मोर देन 2 टाइम्स इन अ लाइन, इन अ सेंटेंस, ठीक है। और वो क्या होता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड के बिगिनिंग में हो, वो कहीं भी हो सकता है, वर्ड के मिडिल में भी, बिगिनिंग में भी, एंड में भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए, आई टोल्ड यू टू क्लीन, इसमें देखिए ओ साउंड प्रोमिनेंट है इस लाइन में, थॉट में भी है, टोल्ड में भी है, टू में भी है, यू में भी है, योर में भी है, सूज में भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एजोनेंस कहते हैं। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो मैंने कई बार बताया आपको, आप उसको कि कोई भी वर्ड, ठीक है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड की संख्या अगर
दो या दो से अधिक होती है एक लाइन में, वो कंसेक्यूटिव भी हो सकता है या एक दो वर्ड के डिफरेंस में भी हो सकता है। अगर दो या दो से अधिक वर्ड अगर सेम कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला एक लाइन में आता है तो वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। ठीक है। और मेटाफर अभी हम लोग देख लेते हैं। उसमें मेटाफर किसको कहते हैं? मेटाफर मैंने बताया कि जब दो चीज़ों की कंपैरिजन होता है। जैसे अभी एमेरल्ड की मैंने चर्चा की, वहाँ पे एमेरल्ड सी नहीं होता, वो एक जेम्स स्टोन है, लेकिन उसके कलर की जगह, ठीक है, उस एमेरल्ड को उस कलर की जगह पे रख दिया गया, वाटर के उस कलर की जगह पे रख दिया गया है। तो ये उसको डायरेक्ट कंपैरिजन जब करते हैं हम दो चीज़ों का, तो इसको हम कहते हैं मेटाफर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए अब देखिए एलिट्रेशन यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेंजा में देख लीजिए, आपका थर्ड लाइन में स्टॉप एस से स्टार्ट हो रहा है, स्लाउचिंग एस से स्टार्ट हो रहा है, सीट भी एस से स्टार्ट हो रहा है और स्ट्रेट भी एस से स्टार्ट हो रहा है। ये एग्जाम्पल है किसका? एलिट्रेशन का। ठीक है। और अब हम लोग आते हैं राइमिंग स्कीम में। तो स्टेंजा 1, 3, 5, 7 देख लीजिए। जैसे 1 में है पहले एमेंडा एमेंडा, तो ए अगर रखा फर्स्ट लाइन को, दूसरा भी ए होगा, तीसरा बी होगा, अलग है, स्ट्रेट है, फिर एमेंडा है, तो ये ए बी ए। ठीक है। इसी तरह का आप देख लीजिए थर्ड में भी एमेंडा एमेंडा सूज एमेंडा। ठीक है। तो ए बी ए। अब हम लोग स्टेंजा 2 को देखते हैं। यहाँ पे 2, 4, 6 में क्या है? सी सी। तो ए बी तो हम लोगों ने डाल रखा था। अब यहाँ पे देयर इज़ अ लैंग्वेज इमेरल्ड सी, सी ई से ख़त्म होता है। फिर है वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, तो सी मी राइम कर रहा है। फिर है अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, फिर ये भी ई है, मतलब अगर पहला को सी मानते हैं, ए बी तो हम लोगों ने मान चुके थे, तो सी 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 तीनों। उसी तरह से आप थर्ड को छोड़ दीजिए, यहाँ पे थर्ड के बाद फोर्थ में आइए आप। फोर्थ में भी क्या आता है? सी सी सी। उसी तरह से जैसे आपका ये था, यहाँ पे आपका सी मी फुली था, तो यहाँ पे स्ट्रीट फिट स्वीट। ठीक है। तो ये हो जाएगा किस तरह से? आपका क्या हो जाएगा? डी डी डी। बात समझ में आ रही है? सी 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 नहीं, मतलब सेम होगा। जैसे सबको अलग अलग कर देता हूँ मैं ये, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हमने उसको माना जैसे सी मी फुली, तो ये सी 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 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्ट्रीट फिट और स्वीट, तो डी डी डी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाइए, तो नेक्स्ट में वही है आपका 1, 3, 5 ए बी ए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आप देख लीजिए, इसमें है केयर रेयर हेयर। ठीक है। फिर यहाँ पे ई ई ई। ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई ई ई। और फिर लास्ट में फिर वही हो जाएगा ए बी ए। बात समझ में आई? तो इस तरह से आप उसको राइमिंग स्कीम को निकाल सकते हैं उसका। बात समझ में आ गई होगी? तो ये राइम स्कीम हो गया इस पोएम का। और हम लोगों ने अभी देख लिया जो राइमिंग पोएटिक डिवाइसेस इसमें इस्तेमाल हुए हैं। तो आज हम लोग पोएम को यहीं ख़त्म करते हैं। आप रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, और क्वेश्चन आंसर अपने से अटेम्प्ट करिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज में इसका क्वेश्चन आंसर होगा। चलिए विदा लेते हैं। गुड बाय।